Now we move on to the next characteristic or the features of company, that is the limited liability. देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी, देखिए इस करेक्टरिस्टिक फीचर को समझने के लिए पहले एक चीज मैं डिस्कस करूंगा। एक मैं कंपनी का क्लासिफिकेशन बताता हूं। कंपनीज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक बताया था, ब्रॉडली दो तरह की कंपनी, तो दोनों के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं। दोनों ही प्राइवेट कंपनी एज वेल एंड पब्लिक कंपनी, इनको हम दो पार्ट में पहले क्लास डिवाइड कर सकते हैं। बोथ प्राइवेट पब्लिक दोनों का एक जैसा क्लासिफिकेशन है। लिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इनको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को शॉर्ट में हम गारंटी कंपनीज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गारंटी कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अभी बताऊंगा सब चीजें। अच्छा, ये एंड फर्दर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इसकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। इट मे हैव अ शेयर कैपिटल, टिकट है क्रॉस नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। ऐसे अनलिमिटेड कंपनीज मे हैव अ शेयर कैपिटल, मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। टिक का मतलब है यस एंड क्रॉस का मतलब नो। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मैंने ऐसे नहीं बोला कि लिमिटेड बाय शेयर तो शेयर कैपिटल होगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर तो इसमें तो शेयर कैपिटल होगी, इसलिए वहां हमने दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया, हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग नहीं किया, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर तो इंप्लाइड है कि सब यहां शेयर कैपिटल होगी। लेकिन बाकी केसेस में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी दोनों में शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। नाउ ये जो मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है दोनों के लिए, प्राइवेट कंपनी एज वेल पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी भी लिमिटेड अनलिमिटेड, लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसे पब्लिक कंपनी में लिमिटेड अनलिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी, सब कुछ सेम है। इसे मैंने एक साथ लिख दिया, कंपनीज ऑल बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। ये जो क्लासिफिकेशन जो कंपनीज का है, इसका जो बेसिस है, किस बेसिस पे हमने कंपनीज को यहां क्लासिफिकेशन किया है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी नहीं, कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। किसके बेसिस पे? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, कि मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। कंपनी की लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा, किसकी लायबिलिटी? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, उसके बेसिस पे हमने कंपनीज को, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी को, पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। लिमिटेड, इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ऐसे अनलिमिटेड में प्राइवेट अनलिमिटेड, पब्लिक अनलिमिटेड, एंड फिर लिमिटेड कंपनीज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। एंड जब भी यहां बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की बात करें एज वेल एज पब्लिक कंपनी की बात करें। नाउ इसलिए जो कंपनीज मैंने सब जगह लिखा है, इसका मतलब दोनों, बोथ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। नाउ जो लिमिटेड कंपनी, जो नाम से पता लग रहा है, दैट कंपनी विद द लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, मतलब कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी, उसके वो कुछ लिमिट है। वो कितनी लिमिट है क्या बताऊंगा। लिमिटेड कंपनी, देयर इज सम लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ whom मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, एंड दैट दोस कंपनीज आर कॉल्ड एज लिमिटेड कंपनीज। बट अगर मेंबर्स की जो लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, उसके ऊपर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इट कैन बी अनलिमिटेड, तो दोस कंपनी वी आर रेफरिंग एज द अनलिमिटेड कंपनी, दोस कंपनी वी आर रेफरिंग एज द अनलिमिटेड कंपनी। द कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट on the liability of the members towards the company, कोई upper limit नहीं है, and it can go to any extent, those companies are called as the unlimited company, those companies are called as the unlimited companies. Is that clear? Now अब देखिए आप, अब
लिमिटेड कंपनी मैंने बोला कि साहब देयर इज अ लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू द कंपनी, एक लिमिट अपर लिमिट है कि साहब इससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। अब वो कितनी है वो देखिए, उसके लिए फिर कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऑल्सो कॉल्ड गारंटी कंपनी। अब एक करके बात करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें, फिर अनलिमिटेड, एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। Companies both private and public, limited by shares. See, in these companies, members की liability कितनी होती है? Liability of member is to the extent of nominal value that is face value of shares held by a member. Liability of member is to the extent of nominal value that is face value, एक ही बात है, of share। जितने एक मेंबर शेयर होल्ड करता है उतने शेयर की जितनी नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू टू दैट एक्सटेंट लायबिलिटी, टू दैट एक्सटेंट लायबिलिटी है। एंड उतना उसने पे कर दिया तो उसकी लायबिलिटी बिकम नील, उतना पे कर दिया उसकी लायबिलिटी बिकम नील, उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देख समझाता हूं। लेट्स से देयर इज सम पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक्स लिमिटेड। आप प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब दोनों जगह, या प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी, ऐसे लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड, ये चाहे प्राइवेट हो, इन चीजों का मतलब जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, चाहे प्राइवेट कंपनी कॉन्टेक्स्ट में बात करें चाहे पब्लिक कंपनी, मीनिंग विल बी द सेम। मान लीजिए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक्स लिमिटेड नाम के अंदर लिमिटेड वर्ड है तो इसका पब्लिक कंपनी है। लेट्स से पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एंड इस शेयर की, इस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, मान लीजिए इस कंपनी का एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, वैसे कुछ भी हो सकती है, 1 रुपए हो सकती है, 2 रुपए हो सकती है, 5 रुपए हो सकती है, 10 रुपए हो सकती है, 100 रुपए, पर सबसे कॉमन 10 रुपए। अच्छा, ये भी कई बच्चे सुना हुआ कि सर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए या 100 रुपए होती है, ऐसा नहीं है। 1 रुपए के भी शेयर होते हैं, नॉमिनल वैल्यू 2 रुपए के होते हैं, हर तरह के होते हैं। इसलिए वो पुरानी बात है कि सर सिर्फ 10 और 100 के गलत है, या किसी भी अमाउंट के, लेकिन सबसे कॉमन है मोस्ट ऑफ द कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है ना। नॉमिनल वैल्यू 1 से 10 रुपए है। इसका वन ऑफ द मेंबर, ये कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, मान लीजिए इसका वन ऑफ द मेंबर ए, लेट्स से ही इज होल्डिंग 15 शेयर्स। कितने शेयर होल्ड कर? 15 शेयर। अच्छा, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, तो 15 शेयर की नॉमिनल वैल्यू 15 शेयर इंटू 10 रुपए पर शेयर इंटू 10 कितना होगा? 150 रुपए। इट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ ए टुवर्ड्स द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ 150 रुपीज। इसने 150 रुपए कंपनी को पे कर दिया अपने 15 शेयर पे 10-10 रुपए के हिसाब से, इसकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी बिकम नील। मैं बात कर रहा हूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, चाहे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर चाहे पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नाउ अच्छा, कोई दूसरा शेयर होल्डर बी, ही इज होल्डिंग लेट्स से 40 शेयर ऑफ द कंपनी। एक शेयर की नॉमिनल 10 रुपए, तो 40 इंटू 10 400, तो इसकी लायबिलिटी कितनी है? 400 रुपए की। एक बार इसने कंपनी को 400 रुपए दे दिए, हिज लायबिलिटी बिकम नील, लायबिलिटी बिकम नील। नाउ अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक बार इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक बार किसी मेंबर की शेयर फुल्ली पेड अप हो जाए। फुल्ली पेड अप कब हो जाएंगे? जब आप पूरा नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पे कर देंगे। एक बार उसके शेयर फुल्ली पेड अप हो जाए, उसकी लायबिलिटी बिकम नील, एंड उसके बाद कंपनी उससे कुछ और नहीं मांगती, उसकी लायबिलिटी सीज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। जितनी नॉमिनल वैल्यू शेयर, जितने शेयर होल्ड कर रहा है, उसकी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू के हद तक है, उसके बियॉन्ड कंपनी उससे कुछ भी मांग नहीं सकती। एंड तो जो हर एक मेंबर को अपना अपना चेक करना है कि हम जितने शेयर होल्ड कर रहे हैं एंड उतने शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है। जैसे ए के 15 शेयर की नॉमिनल, एक शेयर की नॉमिनल 10 रुपए है तो 15 शेयर की 150 हो गई। बी 40 शेयर होल्ड कर रहा है, एक शेयर की नॉमिनल 10 रुपए है तो 40 कितनी 400 रुपए हो गई। मतलब वहां तक उसकी लायबिलिटी है, उतना उसे कंपनी को पे करना है, उसके बियॉन्ड उसकी कोई लायबिलिटी कंपनी के टुवर्ड्स नहीं है, ना कंपनी उसे डिमांड कर सकती है, ना कंपनी उसे डिमांड कर सकती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, अच्छा आप सबने सुना होगा हर एक कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक सुना होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये सब चीजें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे।
तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर एक क्लॉज होता है लाइबिलिटी क्लॉज। ये सब चीज डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, मैं मेमोरेंडम आर्टिकल से पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा बहुत आपने पहले सुन रखा है। मेमोरेंडम के अंदर एक लाइबिलिटी क्लॉज होता है, उस लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखी होती है। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, ये भी तो हम कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी उसके बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, और मेंबर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, ये बात कहां लिखी होती है? इन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। तो जितनी भी कंपनी लिमिटेड में शेयर होती हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, उन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में के लाइबिलिटी क्लॉज में एक लाइन लिखी होती है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन लिमिटेड बाय शेयर। बस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन लिमिटेड बाय शेयर कहां लिखी होती है? इन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। तो जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट, उनके मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में एक लाइन लिखी होती है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन लिमिटेड बाय शेयर। इसका मतलब जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहा है उतने शेयर की नॉमिनल वैल्यू के बराबर लाइबिलिटी है। एक बार उसने उतना पे कर दिया, उसके शेयर फुल्ली पेड अप हो गए, उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी बिकम निल, एंड वो कंपनी उससे कुछ भी फर्दर डिमांड नहीं कर सकती एक बार उसके शेयर फुल्ली पेड अप हो जाए। नाउ एक बात और, इसके अंदर ये जो लाइबिलिटी है मेंबर की टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय मेंबर, ये कभी भी अराइज हो सकती है गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न स्टेज में तब भी, और वाइंडिंग अप में आपको टोटल लाइबिलिटी उतनी रहेगी, यानी कि 2 बार लाइबिलिटी हो जाएगी। टोटल लाइबिलिटी जैसे इस एग्जांपल में ए 15 शेयर होल्ड कर रहा है और उसके पर शेयर नॉमिनल 10 रुपए है, तो टोटल 150 रुपए की लाइबिलिटी है इसकी। अगर इसने जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, इसने पर शेयर मान लिया 6 रुपए पे कर दिए, इसका 15 शेयर इंटू 6 रुपए पर शेयर कितना? 90, 15 इंटू 6 90, तो रिमेनिंग 4 रुपीज पर शेयर, दैट इज 15 शेयर इंटू 4 रुपीज, दैट इज 60, 90 प्लस 60 वही 150 हो गया। वो कंपनी वाइंडिंग अप में से डिमांड कर सकती है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न स्टेज पे पूरे 150 रुपए ये पे कर चुका कंपनी को एंड इसके शेयर फुल्ली पेड अप हो गए, तो वाइंडिंग अप में कंपनी से कुछ भी डिमांड नहीं कर सकती, बिकॉज इसकी लाइबिलिटी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, ऑलरेडी इसने पूरा पे कर दिया है, तो वाइंडिंग में कंपनी को। लेकिन अगर यही इसी एग्जाम्पल में अगर उसने 6 रुपए पर शेयर दिया है आउट ऑफ 10, तो 15 इंटू 6 90 रुपीज दे दिया, रिमेनिंग पैसा कंपनी ने अगर नहीं लिया है, तो कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है, तो वहां पे कंपनी 15 शेयर इंटू 4 रुपीज पर शेयर, जो 10 में से 6 पहले लिए 4 अब, तो 60 रुपीज, तो 90 प्लस 60, मतलब लाइबिलिटी तो उतनी है। वो कभी भी अराइज हो सकती है गोइंग कंसर्न स्टेज पे भी, वाइंडिंग अप में कभी भी, किसी भी स्टेज पे। पूरी की पूरी गोइंग कंसर्न स्टेज पे कंपनी ने ले लिया है, उसने पे कर दिया, उसके शेयर फुल्ली पेड अप हो गए, तो वाइंडिंग अप में कुछ भी नहीं, वाइंडिंग अप में कुछ भी नहीं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है? इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं हम सेकंड केस, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनीज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए, जिसको हम गारंटी कंपनी जो बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड, दोनों की बात करें, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मैंने बताया सब ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम प्राइवेट कंपनी की बात करें पब्लिक होगी। यहां लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब जो प्राइवेट कंपनी कॉन्टेक्स्ट वही पब्लिक कंपनी, ऐसे लिमिटेड बाय शेयर का मतलब जो प्राइवेट कंपनी कॉन्टेक्स्ट वही पब्लिक कंपनी, ठीक है? एंड इनको हम गारंटी कंपनी कहते हैं। Also call them the guarantee company. Company limited by guarantee also call them guarantee company. Now short में guarantee company. Now इन कंपनीज में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती, देखिए, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, वही हम डिस्कस करें, उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया ना, कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लायबिलिटी डिफाइंड होती है। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में तो मतलब खाली एक लाइन लिखी होती है कि साथ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर, इसका जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहा है एंड उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर उसकी लायबिलिटी, वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, उनके मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में कैसे होता है, देखिए, क्योंकि यहां भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिखी होती है और मेंबर्स की लायबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। मेंबर्स का नाम लिखा होता है, जैसे मान लो ए बी सी डी ऐसे करके, और हर एक के नाम के आगे एक अमाउंट लिखा होता है। जैसे मान ली जो उसने एग्री किया है, मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे, मतलब उनसे एग्री किया,
मान ली ए के नाम के आगे लिखा 100 रुपए, बी के नाम के आगे लिखा मान ली 200 रुपए, सी के नाम के आगे लिखा मान ली 150 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कंपनी को प्रॉमिस किया है, गारंटी दी है कि जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी मैं 100 रुपए पे करूंगा टू द कंपनी। बी ने कंपनी को प्रॉमिस किया, गारंटी दी है कि साहब जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी तो कंपनी को जो अपनी लायबिलिटी रीपे करने के लिए पैसा चाहिए उसके लिए मैं कंपनी को 200 रुपए दूंगा, उससे कंपनी लायबिलिटी रीपे कर सकती है। सी ने ऐसे एग्री कर रखा है 150 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक मेंबर के नाम के आगे एक अमाउंट लिखा हुआ, कहां पे? इन द लायबिलिटी क्लॉज मेमोरेंडम। और साथ में ये लिखा हुआ कि साहब देव एग्री टू पे दिस मच, जो उनके नाम के आगे लिखा हुआ है, कहां पे? लायबिलिटी क्लॉज मेमोरेंडम। और कब पे करने के लिए एग्री कर रखा है? जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी। किस लिए? कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी लायबिलिटी को रीपे कर सकती है, उस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी लायबिलिटी को रीपे कर सकती है। अब ये देखिए, ये ऐसी कंपनी का मेमोरेंडम की लायबिलिटी क्लॉज ऐसा होता है। तो क्या इसका ऑटोमेटिकली इंप्लाइड मीनिंग क्या हुआ? कहने से इन द केस ऑफ गारंटी कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अप टू एन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम in front of his name, which he undertaken to pay when the company goes into winding up। ये सुनो, जो उसने एग्री किया कि जब कंपनी वाइंडिंग अप मैं पे करूंगा, तो कह सकते हैं इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या गारंटी कंपनीज, द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज अप टू एन अमाउंट स्पेसिफाइड वेयर इन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इन फ्रंट ऑफ हिज नेम, which he undertaken to pay, which he agreed to pay when the company goes into, which he agreed to pay when the company goes into the winding up, and ये आपको when the company goes into the winding up, इसका वहां तक उसकी लायबिलिटी है। इसका मतलब जितना उसके नाम के आगे अमाउंट लिखा हुआ है, इसको गारंटी अमाउंट भी बोल सकते हैं। ए का गारंटी अमाउंट 100 रुपए है, बी का 200 रुपए है, सी का 150 रुपए, गारंटी अमाउंट वहां तक उसकी लायबिलिटी है। जो गारंटी अमाउंट उसके नाम के आगे लायबिलिटी क्लॉज में लिखा हुआ है ऑफ द मेमोरेंडम, कब अराइज होगी? व्हेन द कंपनी को लिखा ना, इसने एग्री किया कि मैं इतना पे करूंगा, मैं गारंटी देता हूं। कब? जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी। इस तरह कह सकते हैं कि सब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इस एग्जांपल में क्या ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ए से 100 रुपए तब मांग सकती है जब तक गोइंग कंसर्न नहीं। कब मांग सकती है? जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी। तो उसने यही प्रॉमिस किया है, यही एग्री किया, यही गारंटी दी है। 20 से 200 रुपए कम जब कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आपने पढ़ा, क्या वहां मेंबर्स की जो लायबिलिटी है अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर लिमिटेड बाय शेयर में, क्या वो लायबिलिटी कभी भी राइज होती है गोइंग कंसर्न स्टेज पे एज वेल एज वाइंडिंग अप, किसी भी स्टेज पे। लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो गारंटी वाली लायबिलिटी होती है, जो उनके नाम के आगे लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम में लिखी होती है, ये कब राइज होती है? ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न स्टेज में है, कंपनी उनसे वो पैसे डिमांड नहीं कर सकती, ना उनकी वो लायबिलिटी है। एंड वो लायबिलिटी है, लेकिन कब वो आपको ऑपरेटिव होगी? व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, व्हेन द कंपनी गोज इनटू, क्योंकि उन्होंने ये एग्री किया है कि कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तो हम इतना पे करेंगे जो हमारे नाम के आगे लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई वो कब इफेक्टिव होगी? व्हेन द कंपनी, उससे पहले कंपनी उनसे डिमांड नहीं कर सकती। अभी बात खत्म नहीं हुई, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। नाउ एक और चीज अभी मैंने बताया कि सब कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी या गारंटी कंपनीज, ये भी दो तरह की होती है। नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं है और शेयर कैपिटल है, पता है ना। गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर मान लीजिए शेयर कैपिटल नहीं है, ये पूरी बात सुन लीजिए, कई सारे दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, मैं सबका जवाब दूंगा, एवरीथिंग विल डिस्कस, लेकिन वन स्टेप बाय स्टेप, एकदम हड़बड़ा के नहीं, ठीक है। गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है। अच्छा, ऐसे केसेस में मेंबर्स की एक ही लायबिलिटी है, कौन सी? गारंटी अमाउंट की। कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में, उनके नाम के आगे। कब अराइज होगी? जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी। ऐसे केसेस में आपको एक ही लायबिलिटी होती है उनकी, कौन सी? गारंटी अमाउंट की। कब अराइज होगी? व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, जो मैंने ही बताया। जैसे इस केस में ए की 100 रुपए, बी की 200 रुपए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर इफ इट द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, दिस वन, इसका मतलब कंपनी की जो शेयर कैपिटल, कंपनी अपने शेयर इश्यू करेगी और जो होल्ड करने वाले मेंबर हैं, तो क्या उन शेयर्स पर भी मेंबर पे करेंगे जितने शेयर्स? तो वहां पे कह सकते हैं मेंबर्स की डबल लायबिलिटी होगी। डबल, एक तो उनके नाम के आगे जो अमाउंट लिखा हुआ इन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, जो उन्होंने एग्री किया कि जब कंपनी वाइंडिंग में, गारंटी अमाउंट वाली, जैसे यहाँ ये वाली गारंटी अमाउंट वाली लायबिलिटी दोनों जगह है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल या चाहे हैविंग शेयर, ये तो दोनों जगह है। ये तो बेसिक फीचर है लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज का या गारंटी कंपनीज का। लेकिन अगर वो गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दिस वन, तो उस केस में मेंबर्स की डबल लायबिलिटी, डबल कैसे होगी?
एक तो जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर, जस्ट लाइक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जस्ट लाइक कंपनी लिमिटेड शेयर, उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर वो आपको पे करेगा। एंड ये वाली लायबिलिटी कहीं भी जो शेयर से रिलेटेड है ये कभी भी राइज हो सकती है, गोइंग कंसर्न एज वेल वाइंडिंग अप, प्लस गारंटी वाली लायबिलिटी पे करेगा, लेकिन ये कब, ओनली कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, सॉरी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, फर्स्ट वन, अगर ये वाला केस है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसमें तो सिंपल है कि जो भी गारंटी की लायबिलिटी, गारंटी अमाउंट की लायबिलिटी जो उसके नाम के आगे लिखा हुआ इन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, सिर्फ वो पे करेगा, वो भी कवर आइज होगी व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, दैट्स ऑल। लेकिन फिर केस ऑफ ए गारंटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो वहां पे मेंबर्स जो जितने शेयर होल्ड कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर तो उनकी लायबिलिटी है उस शेयर रिलेटेड, जस्ट लाइक कंपनी लिमिटेड से है। अच्छा, वो वाली लायबिलिटी कभी भी राइज होती है गोइंग कंसर्न एज वेल वाइंडिंग अप। साथ में इन एडिशन टू दैट ये गारंटी वाली लायबिलिटी जो उनके नाम के आगे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है इन द लायबिलिटी क्लॉज, ये भी, लेकिन ये कवर आ जाएगी ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग। इसका तो ये गारंटी वाली लायबिलिटी दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल है, वहां पे एक चीज और क्या ऐड हो जाएगी, जितने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर आपको पे करना है, वो भी इन एडिशन टू द गारंटी लायबिलिटी, गारंटी अमाउंट। और ये वाली जो शेयर्स रिलेटेड लायबिलिटी ये कभी भी राइज हो सकती है गोइंग कंसर्न एज वाइंडिंग अप, जस्ट लाइक द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जस्ट लाइक द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वैसे हो जाएगा शेयर्स रिलेटेड लायबिलिटी। सो ये दो तरह के केस हो गए, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। अब एक और चीज देखिए, जो गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होती है, इनकी शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो शेयर्स का तो पैसा आएगा ही नहीं। जब शेयर कैपिटल तो कंपनी शेयर कैसे इशू करेगी? तो इनको जो कंपनी जब सेटअप होती है तो इनिशियली जो सेटअप करने के लिए जो पैसे चाहिए और जो आगे वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो वर्किंग डे टू डे वर्किंग है, इनिशियल फंड चाहिए और जो वर्किंग, ये सारे डोनेशन, चैरिटी, ग्रांट्स उसके थ्रू आते हैं। इंडोमेंट, एक तो इंडोमेंट जो आपको लोग डोनेशन, गवर्नमेंट कई बार हेल्प करती है, गवर्नमेंट के इंडोमेंट, चैरिटी फंड्स, डोनेशन उसके थ्रू। लेकिन जो गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल तो शेयर इशू करेगी, तो इनिशियली जो कंपनी को सेटअप करने में जो पैसा वैसा चाहिए वो मेंबर से मिल जाएगा। जो मेंबर्स को आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उससे जो पैसा कंपनी को मिलेगा उससे काम हो जाएगा। और बाद में जो वर्किंग कैपिटल चाहिए डे टू डे वर्किंग के लिए, वो पैसा वही इंडोमेंट, डोनेशंस उसके थ्रू मिलेगा, आपको उसके थ्रू मिलेगा, ठीक है। लेकिन गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सारा इनिशियल फंड, इनिशियल जो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड और बाद की सब कहां से मिलेगी? फ्रॉम डोनेशन, चैरिटी एंड ऑल दैट, या गवर्नमेंट इंडोमेंट, गवर्नमेंट हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो इंडोमेंट बोलते हैं, इस तरीके से चलेगा। नाउ अब एक दिमाग में एक सवाल उठता है कई बार, से कंपनी बिजनेस विदाउट शेयर कैपिटल कैसे हो सकता है? एक दिमाग में सवाल आता है सर, विदाउट शेयर कैपिटल, सब बिना शेयर कैपिटल बिजनेस कैसे करेंगे? एकदम आपका सवाल वैलिड है, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपका, एंड लेट मी आंसर दिस। देखिए जनरली जितनी भी कंपनीज बनती हैं बिजनेस करने के लिए बनती है, और बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली कैपिटल चाहिए, बिना कैपिटल के बिजनेस कैसे करेंगे? ऑब्वियस बात, लॉजिकल से बात। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, एग्री करता हूं कि ज्यादातर कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी बिजनेस करने के लिए बनती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कंपनी जब भी बनती सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही बनती है, कई बार और भी पर्पस और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंपनी बनती है, लेकिन ऐसे केस बहुत रेयर है, तो बहुत कम है, तो लोग उसके बारे में जानकारी नहीं। ज्यादातर हम उन बातों को सुनते हैं ना जो ज्यादातर होता है, हम उन्हीं बातों में जानते हैं कि जैसे बता ना, ज्यादातर सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, ठीक है, बताया था, तो लोग हमेशा सेक्शन का सब सेक्शन बोलते हैं। लेकिन मैंने ये भी तो बताया सेक्शन का डायरेक्टली क्लॉज भी आता है अगर आपको सेक्शन के कंटेंट्स इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने डेफिनेशन ऑफ कंपनी पढ़ाया था। तो वैसे ही ज्यादातर एक्चुअली कंपनी जो बनती है बिजनेस करने के लिए बनती है, तो वहां शेयर कैपिटल होती है। और आपको भी डेटा वाइज में आपको एक चीज बता दूं, कंपनी को ब्रॉडली हमने डिवाइड किया लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड को फर्दर डिवाइड किया लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। तो मैं आपको एक चीज डेटा वाइज बता दूं, जितनी कंपनीज टोटल हैं इंडिया में, आउट ऑफ दैट more than 99% कंपनी, more than 99%, आई एम सेइंग 99, more than 99% कंपनी ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, more than 99%, मतलब टोटल सब मिला के जितनी कंपनी जो लिमिटेड में, लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी सब मिला के, उसमें 99% से ज्यादा कंपनी, मोर देन 99%, कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर। यहां तो शेयर कैपिटल होगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब एक्चुअली कंसेप्ट सारे बता रहा हूं कि साहब ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ज्यादातर मोर देन 99% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपनी इन आवर कंट्री वी हैव कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और उनमें तो शेयर कैपिटल होगी। तो मैंने क्या बोला, और अदरवाइज अगर आपने लिमिटेड बाय गारंटी बनाई है या अनलिमिटेड भी बनाई है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाली होगी शेयर कैपिटल वाली,
ये वाले होगी शेयर कैपिटल वाली। इसका तो एक बात तो प्रूव है कि साहब अगर बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाई गई है तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल बिना शेयर कैपिटल के बिना कैपिटल के बिजनेस कैसे करें, एकदम होगी, मैं भी एग्री करता हूं। और उसमें ज्यादातर चांस है कौन सी होगी, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, लिमिटेड मे बी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मे बी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दिस वन। अगर लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड भी होगी तो उसमें शेयर कैपिटल वाले अगर बिजनेस करने के लिए बनाई। लेकिन अभी मैंने बताया कभी कभार ऐसे भी केस देखे गए हैं जो किसी और चीज करने के लिए कंपनी बना के हम कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए हमने कंपनी नहीं बनाई, रादर फॉर समथिंग एल्स। जैसे कितने सारे क्लब्स चल रहे हैं, ठीक है, कई सारे क्लब्स हैं जो आपको कंपनी फॉर्म में चल रहे हैं। अब क्लब है वो कोई बिजनेस नहीं है, जहां पे लोग आके एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट, वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। एंड ऐसे क्लब्स हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जैसे बॉम्बे आईआईटी है, आईआईटी आप जानते हैं कि सब इंडिया में अलग अलग सिटी में, तो बॉम्बे में भी एक आईआईटी है। तो आईआईटी, बॉम्बे आईआईटी के जो 5 स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहां से इंजीनियर बन के जॉब में इंडस्ट्री में जा चुके हैं, उन्होंने अपने एक एलुमनाई एसोसिएशन बनाया। सुना होगा एलुमनाई, वहां के स्कूल का कॉलेज का एलुमनाई एसोसिएशन बना रखी है, कंपनी फॉर्म में बना रखी है। एंड कौन सी कंपनी बना रखी है, गारंटी कंपनी। क्या उसमें शेयर कैपिटल की जरूरत है? नो। वो कभी कभी कोई इवेंट कराना हो, कभी कोई गेट टुगेदर कराना हो, उस वहां पे काम क्या वहां, तो ऐसा गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, ये वाला केस है गारंटी कंपनी। तो मेरा कहने का मतलब है और भी पर्पज से कंपनी बनती है, बट वो केस कम है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी बिजनेस करने के लिए बनती है एंड वहां ऑब्वियसली शेयर कैपिटल होगी। उसमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, तो वहां तो शेयर कैपिटल होती है। बट अगर लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड का केस भी आता है तो वो विद शेयर कैपिटल होगी, अगर बिजनेस करने के लिए कंपनी बनी, और ज्यादातर केस ही होता है। और उसमें मैंने बताया टोटल में से 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो वहां तो शेयर कैपिटल है ही। आई थिंक अब थोड़ा सा वो क्लैरिटी मिल गई। हाँ, जैसे मैंने बताया बॉम्बे आईआईटी के एलुमनाई एसोसिएशन है, कई बार लोग क्लब्स बनाते हैं, उसमें कैपिटल की जरूरत नहीं। अच्छा, जो क्लब्स बनाएंगे, जो मेंबरशिप लेते क्लब की, क्या उसकी फीस लगती है, मेंबरशिप फीस, क्या उससे उनका खर्चा निकल जाएगा? दे नो नीड ऑफ कैपिटल। तो अगर और किसी पर्पस के लिए कंपनी बनाई है, नॉट फॉर डूइंग बिजनेस, तो वहां विदाउट शेयर कैपिटल भी काम चल सकता है, विदाउट। लेकिन ऐसे केस कम है, लेकिन होते हैं, इसलिए विदाउट शेयर कैपिटल का भी कंसेप्ट है, विदाउट। एंड मैंने बताया बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाई, जो ज्यादातर केस में होता है, तो ज्यादातर हम सुनते ही हैं, तो दिमाग में बैठे तो यही होता है। तो कंपनी शेयर कैपिटल वाली होगी, और मोस्ट केसेस मोस्ट प्रोबेबली कौन सी होगी, लिमिटेड बाय शेयर, एंड मे बी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मे बी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बट अगर वो अनलिमिटेड या गारंटी कंपनी हुई तो उसमें भी कौन सी विद शेयर कैपिटल होगी, अगर वो बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाएगी। तो आई थिंक बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात, आपको जो मेंबर्स को राइट्स मिलते हैं, एक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो राइट्स मिलते हैं, उसका जो बेसिस होता है, उन्होंने शेयर्स के ऊपर जितना अमाउंट कंपनी को पे किया, मतलब पेड अप अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। कई बच्चे बोलते हैं सर नंबर ऑफ शेयर, गलत, नंबर ऑफ शेयर नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ज्यादातर बताया मोर देन 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा, एक बंदा, कोई एक शेयर होल्डर, मान लीजिए S1, उसके 10 शेयर होल्ड कर रहा है, और एक शेयर 10 रुपए के हैं, फेस वैल्यू पूरा पे कर रहा है, फुल्ली पेड अप है, मतलब उसकी लायबिलिटी पूरी हो जाएगी, 100 रुपए कंपनी को पे कर रखा है। दूसरा शेयर होल्डर S2, वो भी नंबर ऑफ शेयर 10 है, लेकिन उसे 5-5 रुपए पर शेयर पे कर रखे, 5-5 रुपए बाद में पे करेगा। इसका उसका अमाउंट पेड अप ऑन शेयर कितने, 50। S1 ए बी ले लीजिए, मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड है शेयर, ए बी शेयर होल्डर, वो 10 शेयर होल्ड करा, बी भी 10 शेयर होल्ड करा। ए के शेयर फुल्ली पेड अप है, 10-10 रुपए के, 100 रुपए उसने पे कर रखा है। बी ने 10 शेयर के ऊपर 5-5 रुपए के साथ पे करेगा, 50 रुपए कर रखे, 10 into 550। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर दोनों के सेम है, बोथ आर होल्डिंग द सेम नंबर ऑफ शेयर, लेकिन एक का पेड अमाउंट 100 रुपए और दूसरे का 50 रुपए। अच्छा, एक चीज, दोनों को सेम राइट्स कैसे मिल जाएंगे? फिर तो जिसने ज्यादा दिया हो तो बेवकूफ बन गया। अच्छा, कंपनी अगर बोलते हैं हम 20% डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड ऑल्सो राइट, तो 20% पेड अप अमाउंट का निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर का नहीं निकलेगा। अच्छा, ए का पेड अमाउंट 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 20%, मतलब 20 रुपए मिलेंगे। अच्छा, बी का पेड अप अमाउंट क्या है, 50 रुपए, 10 रुपए शेयर है, 5-5 रुपए के साथ पे करेगा, तो 50 रुपए का 20% 10 रुपए। इसका तो क्या, नंबर ऑफ शेयर ए और बी दोनों के सेम थे, ए को 20 रुपए का डिविडेंड मिला और बी को 10 रुपए का। वाई? बिकॉज बेसिस इज नॉट नंबर ऑफ शेयर। बहुत बोलते हैं लोग नंबर ऑफ शेयर, गलत। बट बेसिस ऑफ गेटिंग द राइट्स क्या होता है, इट इज द पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर्स, पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर्स, शेयर के ऊपर कितना पेड अप अमाउंट है उसके हिसाब से। लॉजिकली बात है ना, हमने जितना कंपनी को पे किया हुआ है, दैट इज पेड अप ऑन शेयर, उसके हिसाब से राइट मिलेंगे ना। किसी ने ज्यादा पे कर रखा है तो कंपनी उसको ज्यादा राइट देगी, किसी ने कम पे कर, तो नंबर ऑफ शेयर नॉट इंपॉर्टेंट पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर, उसके बेसिस। नाउ अच्छा, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, वहां तो ऐसे ही होता है सारा, वोटिंग राइट, क्या नाम है, वोटिंग राइट आपको मिलता है ऑन द बेसिस पेड अप अमाउंट, डिविडेंड राइट ऑन द बेसिस पेड अप अमाउंट। लेकिन एक दिक्कत यहां आती, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या दिक्कत है कि
जो कंपनी लिमिटेड में गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये यहां तो पेड अमाउंट होगा नहीं, शेयर कैपिटल नहीं है, तो हाउ मेंबर, कोई भी किसी का शेयर से नहीं है तो पेड अमाउंट कैसे होगा? तो यहां पे जो वोटिंग राइट का जो बेसिस होता है, यहां वोटिंग राइट का जो बेसिस होता है दैट इज द गारंटी अमाउंट। वोटिंग राइट का बेसिस गारंटी अमाउंट। गारंटी जैसे ए ने 100 रुपए गारंटी दे रखी है और बी ने 200 रुपए गारंटी दे रखी है। अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं, ऐसा ए ने जो 100 रुपए गारंटी दे रखी है तो ए को जितना वोटिंग राइट मिलेगा बी को उससे डबल वोटिंग राइट मिलेगा, बी ने 200 रुपए उससे डबल गारंटी दे रखी है। इसका मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो यहां जब शेयर कैपिटल नहीं तो पेड अमाउंट का सवाल नहीं उठता। मैंने तो बेसिस ऑफ गेटिंग द राइट्स का पेड अमाउंट, तो पहला रूल है, लेकिन यहां तो पेड अमाउंट होता ही नहीं है क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है। तो यहां राइट्स का बेसिस क्या होता है? वोटिंग राइट। डिविडेंड राइट तो होगा नहीं, डिविडेंड शेयर्स पे होता है। जब वोटिंग राइट है तो बेसिस क्या? गारंटी अमाउंट। लाइक इस केस में ए का अगर गारंटी अमाउंट 100 है, बी का 200 है, तो ए को जितना वोटिंग राइट मिलेगा बी को उसका डबल मिलेगा बिकॉज उसका गारंटी अमाउंट डबल है। तो ये तो हो गया इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। अब यहां एक आपके साथ दिक्कत आएगी, सब मैं गारंटी अमाउंट के हिसाब से चलूं या पेड अमाउंट? मैंने बोला पहला रूल क्या है? पेड अमाउंट। गारंटी अमाउंट तो हमने यहां इससे लिया कि मजबूरी की पेड ऑफ शेयर कैपिटल है ही नहीं। तो यहां पे इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हम किसके हिसाब से चलेंगे? पेड ऑफ शेयर कैपिटल के हिसाब से वोटिंग राइट्स मिलेगा एंड ना कि गारंटी अमाउंट के हिसाब से, ना कि गारंटी अमाउंट के हिसाब से नहीं मिलेगा। रादर इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि पहला रूल है पेड ऑफ शेयर कैपिटल के बेसिस राइट्स मिलते हैं एंड यहाँ पेड ऑफ शेयर कैपिटल के बेसिस मिलेगा, नॉट वोटिंग राइट, नॉट ऑन द बेसिस गारंटी। मैं इसको चीज को समझाने के लिए स्पेशली, तो यहाँ दोनों चीजें हैं, कैपिटल भी है, पेड ऑफ गारंटी अमाउंट भी है, तो इसलिए नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि कैपिटल है ही नहीं। तो जो राइट्स का जो वोटिंग राइट्स का बेसिस क्या? गारंटी अमाउंट। नो, मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए जो हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसको समझाने के लिए देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यहां मैं लिख रहा हूं गारंटी अमाउंट, यहां लिख रहा हूं पेड अप अमाउंट। मान लीजिए इसका एक शेयर ए, एक शेयर बी। ए का गारंटी अमाउंट 100 रुपए है, बी का गारंटी अमाउंट 200 रुपए है। ए का गारंटी पेड अप अमाउंट ऑन शेयर, जितने शेयर होल्डर का पेड अप अमाउंट जो है वो आपको 200 रुपए है और बी का जो पेड अमाउंट 100 रुपए है। जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जांपल, अब देखो आप, इफ देयर इज अ कंपनी गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसमें दो शेयर होल्डर हम कंपेयर कर रहे हैं कि साहब ए और बी उसके जो शेयर होल्डर हैं, ए ने 100 रुपए गारंटी दे रखी, बी ने 200 रुपए गारंटी दे रखी, साहब हम इतना पे करेंगे जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी। ए के शेयर पे 200 रुपए का पेड अमाउंट है, बी के शेयर पे 100 रुपए का, मतलब हु विल गेट द बेटर राइट्स? ऑब्वियसली ए, क्योंकि ए के शेयर पे 200 रुपए पेड अमाउंट है, बी के 100 रुपए, हम इसके हिसाब से चलेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, गारंटी अमाउंट से यहां पे कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला पहला रूल क्या है? हम पेड अप अमाउंट के हिसाब से राइट देते हैं, और क्योंकि ए का पेड अमाउंट 200 रुपए है, बी का 100 रुपए है, तो जितना डिविडेंड राइट बी को मिलेगा उससे डबल ए को मिलेगा, जितने वोटिंग राइट बी को मिलेगा उससे डबल ए को मिलेगा। वह पेड अप अमाउंट के बेसिस पे चलेंगे, गारंटी अमाउंट के बेसिस पे नहीं चलेंगे। लेकिन इफ इट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहां डिविडेंड तो होगा नहीं, वोटिंग राइट होगा, डिविडेंड कैंसिल हो नहीं सकता, शेयर कैपिटल नहीं है, तो वहां क्योंकि कैपिटल पेड अप अमाउंट हो ही नहीं सकता, तो वहां पे हम वोटिंग राइट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी अमाउंट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पकड़ना पड़ता है चीजों का सब क्या है। सो इसके साथ मैंने सेकंड टाइप दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी मैंने डिटेल में बता दिया। नाउ वी मूव ऑन टू द अनलिमिटेड कंपनीज। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। अनलिमिटेड कंपनी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। देखिए अनलिमिटेड कंपनी नाम से पता लगता है देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, एंड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कुछ भी हद तक जा सकती है, कोई अपर लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। एंड यहां भी अनलिमिटेड कंपनी भी दो तरह की होती है, इट कैन मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, इट मे हैव अ शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल होगी तो शेयर्स के ऊपर जो नॉमिनल वैल्यू वो तो हमेशा वही रहेगा, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू के बराबर आपको पे करना है। अब प्लस उसके अलावा भी कंपनी आपसे कुछ भी मांग सकती है, बिकॉज अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर है। और कंपनी
अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहां पे शेयर से रिलेटेड कोई लायबिलिटी होगी नहीं, लेकिन कंपनी आपसे कुछ भी डिमांड कर सकती है बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ अनलिमिटेड कंपनी. तो देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू अ कंपनी. Liability of the members can go to any extent in the case of unlimited company. In the case of unlimited company, अगर शेयर कैपिटल वाली है तो शेयर्स जितने जो मेंबर होल्ड करेगा वो उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर पे वो तो करना ही है. उसके अलावा भी कंपनी उससे कुछ भी डिमांड कर सकती है बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ अनलिमिटेड कंपनी. नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहां शेयर से रिलेटेड तो कोई लायबिलिटी होगी नहीं, लेकिन कंपनी कैन आस्क. अच्छा, कंपनी हम जानते कोई अपर लिमिट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? एंड कंपनी कुछ भी उससे कुछ भी मांगने का मतलब क्या है? कंपनी को अपने, मान लिया कोई अनलिमिटेड कंपनी है, कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए जो पैसे चाहिए, मतलब कंपनी को अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के जितने पैसे चाहिए, चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, क्या वो सब पैसे कंपनी अपने मेंबर से डिमांड कर सकती है? ये सुनो, क्या वो कितना भी. अच्छा, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में या लिमिटेड बाय गारंटी में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां मेंबर्स की लायबिलिटी एक हद तक है. भैया जैसे मान लिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को अपने सब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इस पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. रिलायंस वैसे बता ना मोर देन 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो मोस्टली आपको एग्जांपल भी वैसे मिलेंगे. तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसको अपने क्रेडिटर्स को कितना चुकाना है, कितने बैंकों से लोन ले रखा है उसको रीपे करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं. अगर हम रिलायंस के मेंबर हैं, हमारी तो अकॉर्डिंग टू लॉ जितने शेयर्स हमने होल्ड किए हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर में लायबिलिटी, उसके बियॉन्ड हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है. ये सुनो, उसके बियॉन्ड कंपनी हमसे कुछ भी नहीं मांग सकती. कंपनी की चाहे कितनी भी लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, टुवर्ड्स द क्रेडिटर, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है. अनलिमिटेड कंपनी में आप उस कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को जो भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने पैसा चाहिए, वट एवर द मनी इट रिक्वायर्स, वो सारे पैसे मेंबर से डिमांड कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर. मतलब डिमांड करने का भी बेसिस होगी, साहब हमें इतने पैसे चुकाने हैं इसलिए आप हमें दें, ठीक है. कंपनी उसके हिसाब से, ये नहीं कि साहब ऐसे कुछ भी मांग लेंगे. बट क्वेश्चन कोई डिफाइंड लायबिलिटी नहीं है कि साहब इतनी ही लायबिलिटी है. वट एवर द लायबिलिटी, वट एवर द कंपनी इन नीड ऑफ फंड्स, अनलिमिटेड कंपनी को जितने पैसे की जरूरत है फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी, वो आपको जितने ही पैसे होते हैं वो सब पैसे वो मेंबर से डिमांड कर सकते हैं. इसलिए हम बोलते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एज सच कुछ फिक्स नहीं है. इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड कंपनी. अब एक दो चीजें बहुत ध्यान सुनिएगा. अच्छा, मैंने एक चीज बोला था अभी आज के लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनी के नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड होगा और पब्लिक कंपनी के नाम के अंदर में लिमिटेड वर्ड होगा. प्राइवेट कंपनी के नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स होंगे और पब्लिक कंपनी के नाम के अंदर में लिमिटेड वर्ड होगा. बताया था. अच्छा, अगर हम ये कंसेप्ट यहां लगाएं अनलिमिटेड कंपनीज पे, तो लिमिटेड वर्ड अगर ध्यान देखो, प्राइवेट कंपनी के नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के अंदर लिमिटेड. लिमिटेड वर्ड तो दोनों में है. प्राइवेट कंपनी में एक्स्ट्रा वर्ड है प्राइवेट, जिसे डिमार्केशन हो जाएगी साहब ये प्राइवेट कंपनी का नाम है, और जिसमें सिर्फ लिमिटेड है वो पब्लिक कंपनी का नाम है. ये सुनो, अब देखिए, जो अगर मान लिया कोई प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है, अगर मैं उसके नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लगाऊंगा तो लिमिटेड वर्ड आ रहा है, मतलब प्राइवेट भी आ रहा है लेकिन साथ में लिमिटेड वर्ड आ रहा है. अच्छा, कोई पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी है, उसके नाम के अंदर लिमिटेड. अच्छा, लिमिटेड वर्ड जो नाम के अंत में होता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक, लिमिटेड दोनों में आएगा, प्राइवेट में साथ में प्राइवेट वर्ड भी आएगा. तो क्या ये वर्ड इस बात को सिग्निफाई करता है, व्हाट इज द कि साहब उस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी लिमिटेड है? ये जो लिमिटेड वर्ड जो नाम के अंत में आता है, प्राइवेट लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड, ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि उस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टुवर्ड्स द कंपनी. क्या है? लिमिटेड टू. लेकिन एक चीज बताइए, क्या अनलिमिटेड कंपनी में क्या मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है? नो, नॉट एट ऑल. एंड वो अनलिमिटेड, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. इसलिए अनलिमिटेड कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, उसके नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स नहीं आते हैं. तो फिर नाम कैसे होता है मैं बताऊंगा. देखिए, नहीं आते हैं. अच्छा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज बताता हूं आपको. ये जो बात बताई थी मैंने, ये जो बात बताई थी कि साहब प्राइवेट कंपनी के नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स होंगे और पब्लिक कंपनी के नाम के अंदर आपको लिमिटेड वर्ड होगा. ये बात सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है. देखो, मैंने कहा पहले मोटी मोटी बात, फिर डिटेल में धीरे धीरे चीज अपने आप खुलती जाएंगी, लेकिन एक बार में सब चीज नहीं समझ में आएगा. धीरे धीरे मैं चीज अपने आप आपको ऐड ऑन करता जाऊं. देखिए, यहां चार्ट देखिए आप. सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट वो ये बोलता है, ध्यान सुनिएगा, द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, खाली इसकी बात कर रहे हैं. द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहां पब्लिक प्राइवेट दोनों कवर्ड है.
इसका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी होगी, लिमिटेड ये फर्दर डिवाइड हो गया, इसकी बात ही नहीं कर रहा। मस्ट एंड विद द वर्ड्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एंड द नेम ऑफ एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसकी बात कर रहा है। मस्ट एंड, इसमें दोनों आगे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। इधर सेक्शन 4 में भी यही बात लिखी हुई है कि हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स होंगे और हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर में आपको लिमिटेड वर्ड होगा। तो क्या खाली इसकी बात करें, लिमिटेड कंपनी की बात करें, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। उसका रीजन मैंने समझाया, क्योंकि अगर हम सारी प्राइवेट कंपनी की बात करें, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड, क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे या पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर लिमिटेड वर्ड लगाओगे तो नाम देख के क्या लगेगा? एज इफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड यही बात सिग्निफाई करता है, लेकिन वहां लायबिलिटी लिमिटेड नहीं, क्या अनलिमिटेड है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी? इसी कॉन्ट्रडिक्शन को अवॉइड करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, सेक्शन 4 क्या बोलता है? नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड द नेम ऑफ एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। क्या इनकी बात कर रहे हैं? लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड। तो यहां तो ठीक है और इसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि यहां पॉसिबल ही है। और अगर ऐसा करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इसका तो अनलिमिटेड कंपनीज के नाम के अंत में आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स नहीं लगाते एंड को, और सेक्शन 4 में भी उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है एंड नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इसलिए इससे अकॉर्डिंगली सेक्शन 4 में भी ये जो रिक्वायरमेंट है कि नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स या लिमिटेड सिर्फ लिमिटेड कंपनीज के लिए, प्राइवेट लिमिटेड के केस में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स होंगे लास्ट में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में सिर्फ लिमिटेड वर्ड होगा। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर में ऐसा नहीं होगा और सेक्शन 4 में भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? लॉजिक मैंने समझा दिया, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन होता, नाम को देख के लगता कि साहब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड, बट एक्चुअली ऐसी कंपनी में, अनलिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। अब आपके सवाल दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर अगर ऐसा तो इन कंपनी के जो नाम होते हैं तो उससे हम कैसे पहचानेंगे सब ये कंपनी, उसके नाम के अंदर तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड होगा नहीं एकदम। अब वो ऐसी कंपनी कैसे नाम अपना लिखती है वो बता दो आपको। देखिए जो भी कंपनी का नाम है वो लिखेंगे, लेकिन लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे और साथ में ब्रैकेट में वो लिखते हैं प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट है तो, और पब्लिक है तो पब्लिक कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये ब्रैकेट में नाम के साथ लिखते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि साहब ये अनलिमिटेड कंपनी है, पब्लिक या प्राइवेट जो भी आपको स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली ऐसी कंपनी बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने तो 99% कंपनी कौन सी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर, तो इसलिए ये सब एग्जाम्पल भी बहुत लिमिटेड, लेकिन है ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पता होना चाहिए। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं। अब टीवी पे एक चैनल देखते हो डिस्कवरी चैनल, तो डिस्कवरी चैनल से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसके जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, जो एक कंपनी है उसका नाम है डिस्कवरी कॉर्पोरेशन। ये यूएसए कंपनी है। इन्होंने इंडिया में काम करने के लिए कंपनी बना रखी है अपनी सब्सिडरी, पता ना, एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप होता है। इंडिया में बिजनेस करने के लिए उन्होंने कंपनी बना रखी है डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया। ये इंडियन कंपनी है, पूरा नाम यही है बस, ये इंडियन कंपनी है एंड होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप है। ये होल्डिंग कंपनी है, दिस वन इज द होल्डिंग कंपनी एंड दिस वन इज सब्सिडरी कंपनी। अब खाली इतना नाम दिखता है डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया, और साथ में क्योंकि ये प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है तो साथ में से लिखते हैं अब प्राइवेट कंपनी विथ अनलिमिटेड, ब्रैकेट में विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उससे पता लग जाता है कि साहब ये अनलिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट। अगर पब्लिक होती, एक्चुअली प्राइवेट कंपनी है, अगर पब्लिक होती तो पब्लिक कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। देखो नाम के साथ लेकिन लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स नहीं आएंगे। और ये एक्चुअल एग्जांपल मैंने आपको दिया कि डिस्कवरी कॉर्पोरेशन यूएसए कंपनी, उसने इंडिया में बिजनेस करने के लिए एक इंडियन कंपनी बना रखी है, डिस्कवरी कंपनी जो उसकी सब्सिडरी है। और बताया था ना होल्डिंग सब्सिडरी फॉरेन इंडियन कंपनी में रिलेशनशिप हो सकता है, और ये एक्चुअली प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है डिस्कवरी कंपनी का इंडिया। तो जब भी ये कहीं भी अपना लेटर हेड पे कहीं पे भी ये नाम अपने बोर्ड पे कंपनी के, तो ये लिखते हैं साथ में ब्रैकेट में लिखते हैं प्राइवेट कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर पब्लिक होती तो पब्लिक कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिससे पता लग जाए कि ये एक कंपनी का नाम है और कौन सी कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब उतनी छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को सब क्लियर ही नहीं है। सेक्शन 4 में क्यों सारी कंपनी की बात नहीं की, खाली लिमिटेड कंपनी की क्यों बात की? कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता, नाम को देख के लगता कुछ और एक्चुअल कहानी कुछ और है। नाम को देख के लगता अगर मैं अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर में भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिट लगा दूं तो नाम को देख के लगेगा मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, बट एक्चुअली यहां मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, एक और चीज देखिए, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, क्या वहां पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? यस। एंड पार्टनरशिप फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? पार्टनर्स। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी केस में मेंबर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड। तो अगर एक सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन पार्टनरशिप फॉर्म, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, लायबिलिटी मेंबर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड अनलिमिटेड कंपनी एज फार द लायबिलिटी इज कंसर्न? कई बच्चे से कंफ्यूज है, वहां भी अनलिमिटेड, यहां भी अनलिमिटेड, सब समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूं क्या फर्क है। मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके 3 पार्टनर्स है ए बी सी। फॉर्म के जो क्रेडिटर या फॉर्म के जो क्रेडिटर्स हैं, कैन in order to recover their claim, can they directly sue the partners? Yes. Because they are the creditors of the firm, it means they are the creditors of all the partners. Because firm is nothing but collection of all the partners. Firm is nothing but the collection of all the partners. तो वो फॉर्म के क्रेडिटर, इसका इंप्लाइड मीनिंग है वो पार्टनर्स के भी क्रेडिटर हैं और पार्टनर से डायरेक्टली रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए पार्टनर को सू भी कर सकते हैं। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। मान लो एक अनलिमिटेड कंपनी है, इसका जो क्रेडिटर है, क्या वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए क्या कंपनी के मेंबर्स को सू कर सकता है? नो, बिकॉज इज अ क्रेडिटर टू दिस कंपनी एंड कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट तो सभी कंपनी के लिए इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कंपनी कि कंपनी है गॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, चाहे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे अनलिमिटेड हो। आप इसकी सेपरेट लीगल, मतलब कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो आप क्रेडिटर कंपनी के हैं, मेंबर के नहीं है। मतलब इसको क्रेडिटर को जो भी पैसा चाहिए, जो भी रिकवरी करनी है, कंपनी से मांगे, कंपनी से पे करने के लिए मेंबर से मांगेगी। लेकिन क्या क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर्स को टच कर सकता है? नो। क्या ये जो डिफरेंस, देखो पार्टनरशिप फॉर्म में क्रेडिटर्स ऑफ फॉर्म कैन डायरेक्टली सू द पार्टनर्स बिकॉज दे आर द क्रेडिटर ऑफ फॉर्म, इट मीन द क्रेडिटर ऑफ द पार्टनर। फॉर्म एंड पार्टनर वन एंड द सेम थिंग, लेकिन इट कैन नॉट बी डन द सेम वे इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है। मैंने बताया सब कंपनी को जो भी अपने क्रेडिटर को पे करने के लिए चाहिए, कंपनी कुछ भी पैसा डिमांड अपने मेंबर करे, कंपनी मांगेगी मेंबर से, क्रेडिटर टच नहीं कर सकता मेंबर को। वाई? बिकॉज ही इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी एंड कंपनी एंड मेंबर्स आर नॉट वन एंड द सेम, दे आर सेपरेट ऑफ ईच अदर बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बात आप देखो, ये जो डिफरेंस है जो समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप फॉर्म एज फार द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कंसर्न एंड अनलिमिटेड कंपनी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कंसर्न, क्या डिफरेंस भी सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू है? तो यहां सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती फॉर्म की, इट्स एन अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन, इसलिए क्रेडिटर फॉर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। तो क्रेडिटर ऑफ फॉर्म आर द क्रेडिटर ऑफ पार्टनर, वो डायरेक्टली सू कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, क्रेडिटर को जो भी मांगना है इससे मांगे एंड कंपनी इसे पे करने के लिए मेंबर से मांग सकती है, लेकिन डायरेक्टली क्रेडिटर मेंबर को सू नहीं कर सकता, डायरेक्टली क्रेडिटर मेंबर को सू नहीं कर सकता। क्या जो डिफरेंस है इस पॉइंट पे आपको क्या? बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ सेपरेट, यहां सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और यहां पे है, हर कंपनी की होती है, चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो, इस कारण से डिफरेंस आपको आपका। अच्छा, एक ऐसे जैसे एग्जाम इसी पॉइंट, सेम पॉइंट पे आगे आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सब एक अनलिमिटेड कंपनी है, वो वाइंडिंग में चली गई और उसका एक क्रेडिटर महेश, आगे ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए क्या मेंबर्स को सू कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज यू आर द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, मे बी दैट्स अनलिमिटेड कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो भी क्लेम करना है कंपनी से क्लेम कीजिए, कंपनी उसे पे करने के लिए मेंबर से मांगे आपको देगी, लेकिन डायरेक्टली आप क्या, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन जो बता रहा हूं उसी पॉइंट पे क्वेश्चन है। प्लस आप एक अनलिमिटेड कंपनी है, वो वाइंडिंग में चली गई, महेश उसका एक क्रेडिटर है, वो आपको अपने पैसे रिकवर करने के लिए क्या मेंबर्स को सू कर सकता? आंसर इज नो। वाई? अगेन ये जो डिफरेंस मैंने बताया था। एंड एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड कंपनी एंड एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी? कंपनी का तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड कंपनी एंड अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी? अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी किसके लिए बोल रहा है? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन। क्या उसका एग्जांपल मैंने बताया था पार्टनरशिप फॉर्म, याद है? बताया था क्लासिफिकेशन एसोसिएट पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, अनइनकॉर्पोरेटेड। तो एक बार इससे भी एग्जाम है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड कंपनी एंड एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी? अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी का मतलब जिसकी सेपरेट लीगल, कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
वो जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या, पार्टनरशिप फर्म। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या, पार्टनरशिप फर्म। लास्ट में एक चीज मैं और डिस्कस हुआ, ये इसके साथ लिमिटेड लायबिलिटी हमारा पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। लास्ट में एक चीज मैं और ऐड करूंगा। देखिए, एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि सर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन जब हमने कंपनी का क्लासिफिकेशन पढ़ा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड फर्दर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी खाली क्यों बोलते हैं? ऑल्सो वे कंसेप्ट अनलिमिटेड कमिंग, जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है, फिर ऐसा क्यों पढ़ते हैं? देखिए, इसका जवाब ये है कि सब कैरेक्टरिस्टिक और फीचर का मतलब यही होता है कि जनरली क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जनरली क्या होता है। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सब जितनी कंपनी जैसे मोर देन 99% कंपनी लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर, तो जब टोटल में मोर देन 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो क्या मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसी, मोर देन 99% कंपनी ऐसी है जहां की देयर इज अ लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इन बिकॉज दे आर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसलिए हम कंपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, कंपनी की लायबिलिटी की बात नहीं कर, मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। हम वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वन कोई ज्यादातर कंपनी मोर देन 99% कंपनी लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर, दैट्स व्हाई। कोई अब उसके बाद दिमाग में सर कैरेक्टरिस्टिक में हम लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स बोल रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी कंसेप्ट भी है, लेकिन कैसे तो एक्सेप्शन की तरह बहुत कम है, गिनी चुनी। पूरे हिंदुस्तान में ढूंढोगे तो मुश्किल से 20-30 कंपनी मिलेगी जो अनलिमिटेड कंपनी है। एंड इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दिया डिस्कवरी वाला, ठीक है ना। एक तो ये बात होगी। अच्छा, एक और चीज मैंने बोला था सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी कौन सा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक भी अल्टीमेटली कनेक्ट किसके साथ हो जाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी को समझाता हूं कैसे कनेक्ट कर देंगे। एक चीज देखिए, एक तरफ एक कंपनी है, जैसे मैंने उस एग्जांपल दिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मोस्ट ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बताया था, एंड ये पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। मतलब कहना क्या मतलब है भाई, आपके क्रेडिटर्स के प्रति कितनी भी लायबिलिटी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरी तो अकॉर्डिंग टू लॉ जितनी लायबिलिटी मैं उतना ही पे करूंगा, ठीक है। मैं जितने शेयर्स में होल्ड कर रहा हूं बिकॉज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसकी नॉमिनल वैल्यू चाहे आपकी कितनी भी लायबिलिटी टुवर्ड्स योर क्रेडिटर, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी तो जितनी आपके साथ एज पर लॉ मेरी लायबिलिटी में उतना ही पे करूंगा। वाई? बिकॉज आप कंपनी अलग और मेंबर्स अलग हैं, तो मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर मेंबर्स से शिफ्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहे हैं? इस सेपरेट लीगल एंटिटी, आप अलग हैं और हम अलग हैं, और आपकी जो भी लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो उतना ही पे करेंगे आपको जितना एज पर लॉ वी आर रिक्वायर्ड टू पे। क्या ये लिमिटेड लायबिलिटी की हमारी लायबिलिटी पे एक लिमिट है, हम उतना ही पे करेंगे इररिस्पेक्टिव दिस फैक्ट व्हाट इज द लायबिलिटी कंपनी में हैव टुवर्ड्स हिज क्रेडिटर्स, टुवर्ड्स आउटसाइडर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात अल्टीमेटली जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो कैरेक्टर से फीचर है, क्या ये भी अल्टीमेटली क्या आपको सेपरेट लीगल एंटिटी से कनेक्ट हो गया? मैंने पहले समझाया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी अपने आप में बेस है, और वो एक बार अच्छे समझ में आए तो अपने आप और चीजें भी आपको क्लियर हो जाती है। तो इसके सामने बहुत डिटेल में आपको ये लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर कंपनी, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक बड़े आपको सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी आज डिस्कस किया, और आज इसके साथ मैं आज की क्लास यही वाइंड अप करता हूं। उसके आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में। और आपको हर क्लास जो लेक्चर आप देखते हैं उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, प्रॉपर्ली समझना है, अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा तो लिख के भी देखना चीजों को, लॉ में बिना लिखे एग्जाम में आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड अगली क्लास में हम आगे के कैरेक्टर्स और फीचर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज का लेक्चर हम ये खत्म करते हैं। थैंक यू।